नमस्कार दोस्तों, आज मैं समान सिविल संहिता और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा हूँ, जो आज देश में ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। और देश की जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और जो बीजेपी का ये जो आने वाला 2024 का जो सामान्य निर्वाचन होने वाला है, ये बहुत बड़ा मुद्दा ही बनने वाला है। और अभी आपके उत्तराखंड के जो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इसको लागू करने की बात की है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि ये समवर्ती सूची का विषय है, जो संविधान में जो जिसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्तित सूची में जो कानून आते हैं उस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कानून जो लाने जा रहे हैं, इस कानून से आदिवासियों को अलग कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, जबकि समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 से प्रेरित है, जो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक तत्व के अंतर्गत वर्णित है, जो सभी के लिए एक कानून की बात करता है। जो कश्मीर में भी ये मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठा था, लेकिन आदिवासी को अलग करने का क्या मतलब है मैं तो ये नहीं बता सकता हूँ। लेकिन एक तरफ ये सरकार कहती है कि मैं दलित के शुभचिंतक हूँ, ओबीसी एससी एसटी के शुभचिंतक हूँ, लेकिन ये नहीं चाहती है कि दलित समुदाय के लोग या एससी एसटी के लोग आगे बढ़ें, मजबूत हो। क्योंकि उनका कारण है कि अगर इस समुदाय की अगर महिलाएं मजबूत हो जाएंगी, सशक्त हो जाएंगी, तो फिर मुझे कौन पूछेगा, कौन मुझे वोट देगा। उसका कारण है कि कोई भी जिस घर में भी महिला सशक्त होती है वो परिवार सफल हो जाता है। कहा भी जाता है कि जब किसी घर में एक जेंट्स पढ़ता है तो सिर्फ एक आदमी पढ़ता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ जाती है तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। और पढ़ाई करने से, शिक्षा ग्रहण करने से उसकी जो है जागरूकता बढ़ती है, अपने हित सोचती है। बस इस सरकार का यही उद्देश्य है कि मेन पद पर अंगूठा छाप को, दलित को, एससी एसटी को, ओबीसी को पद पर बैठाओ, चाहे मंत्री का पद हो, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, चाहे और कोई पद हो, लेकिन बाकी लोगों को वोट बैंक की उसकी राजनीति करना है ताकि वो वोट दे। तो ये समझ में नहीं आना चाहिए, ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए कि आखिर आप आदिवासी को इस कानून से क्यों अलग करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय के लोग आगे बढ़ें। एक चीज़ इसमें और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें संशोधन करने की भी ज़रूरत है। संशोधन यह किया जाए कि ज़्यादा किसी के धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाए। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भी जब 1857 में कि सिपाही विद्रोह में वो जब चर्बी वाले कारतूस, जो शुगर का चर्बी या गाय का चर्बी की जो अफवाह उठाई थी, उसका विद्रोह हुआ था और लगभग ब्रिटिश सरकार की सत्ता समाप्त हो चुकी थी। लेकिन यहाँ के गद्दार राजाओं ने, जिसमें सिंधिया और जो भी और जो गायकवाड़ी सब जो थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को साथ दिया, पुनः सत्ता स्थापित करने में सहयोग दिया। इसी कारण लॉर्ड कैनिंग ने भी कहा था कि यहाँ के राजाओं ने मेरे लिए तड़ी झंझा का काम किया, मतलब सत्ता स्थापित करने में उन लोगों ने सहयोग दिया। उसी तरह से अगर मान लिया जाए किसी के धर्म में ज़्यादा हस्तक्षेप किया जाएगा तो हो सकता है कि सरकार की समय पूर्व सत्ता की से बेदखल कर दिया जाए, हिंसा भड़क सकती है, जनाक्रोश भड़क सकती है। इसमें सोच समझ के भी लाने की ज़रूरत है। 1980 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि फंडामेंटल राइट और बीपीएसवी में संतुलन बनाने की ज़रूरत है, तभी ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान सिविल संहिता सफल होगा। क्योंकि जीवन का अधिकार फंडामेंटल राइट है और जीवन के अधिकार के अंतर्गत किसी महिला के लिए उसके जीने का अधिकार अच्छी तरह गर्मापूर्ण तरीके से होना चाहिए। लेकिन जब उस महिला को तलाक दे दिया जाता है या उसको तरह तरह से उत्पीड़ित किया जाता है या और समस्याएं आती हैं, तो फिर वो कैसे जी पाएगी। 1985 में भी सावानो केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ता की बात की थी, लेकिन उस समय के क्या तत्कालीन प्रेशर पड़ा, क्या हुआ कि राजीव गांधी जी के बहुमत होने की सरकार फिर इसको संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के
निर्णय को पलट दिया। खैर उस समय तो बहुत से सामाजिक परिस्थितियाँ अलग अलग थी, लोगों का प्रेशर था, शिक्षा थी, लेकिन 1985 का भारत नहीं है, ये 2023 का भारत है और 2024 में चुनाव होने वाला। अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। उस समय लिटरेसी रेट भी कम थी, लोग जागरूक भी नहीं थे, लोग धर्म में बहुत आस्था रखते थे। अब धीरे धीरे ये बैरिकेड टूटते जा रहा है, लेकिन इतना भी नहीं टूट रहा है, लोग की धर्म मानना बंद कर दिए। 1995 के मुदगल केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 44 को मृत प्राय घोषित कर दिया था। उसका कारण ये था कि जब ये लागू करने लायक ही नहीं है तो इसको बनाए रखने से क्या फ़ायदा। तो अब एक तरह से ये फिर एक ज्वलन मुद्दा बन चुका है। जो हिंदू कोड बिल को लेकर भी विवाद हुआ था 1955 में जो आया, जो माननीय स्वर्गीय जो अम्बेडकर साहब ने इसको लाया था, लेकिन भारी विरोध के बाद इसको जिस तरह से लागू करना चाहिए था लागू नहीं हो पाया। क्योंकि उसके पहले भी हिंदू समाज में भी एक पुरुष 3-3 4-4 शादियाँ करते थे, जिसके कारण महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती थी। अब आज भी जो भी कर रहे हैं इस तरह की घटनाएं, खैर वो अलग बात है कि शादी नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सी जो डिवोर्स के मामले हैं या फिर और संपत्ति को बंटवारा को लेकर के है, या बेटा बेटी को अधिकार के लेकर के, बेटा बेटी को जो संपत्ति पर अधिकार को लेकर के लिए, ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है। इसके अंतर्गत जो लड़कों लड़कियों की जो शादी का जो उम्र होता है एक होगा अगर ये कानून लागू होता है तब। क्योंकि भेदभाव क्यों, लड़की के शादी के लिए 18 साल, लड़के के शादी के 21 साल किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत पुरातन एक व्यवस्था रहा है भारत में। पहले 12 से 14 साल में शादी होती थी लड़कियों की, लेकिन शारदा एक्ट के बाद इसको सुधार किया गया और धीरे धीरे चीज़ें बदल रही, सुधार भी हो रहा है। तो लोग पश्चिमी देश की बात करते हैं, पश्चिमी देश अमेरिका की जो सभ्यता मुश्किल से 500 से 600 वर्ष की, हमारी सभ्यता 5000 वर्ष की है, लेकिन 5000 वर्ष की भी सभ्यता में भारत की महिलाओं की क्या स्थिति है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और कहीं न कहीं चाहे जिस धर्म के लोग हों वो कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं करती हैं जिससे महिलाओं को उत्पीड़न किया जाता है। तभी ये ज्वलंत मुद्दा बना है। चाहे मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक की बात हो, 3 तलाक जो कानून जो माननीय मोदी जी की सरकार ने समाप्त किया है, वो जो कानून है जो 3 महीना पर जो 3 बार तलाक बोला है वो नहीं समाप्त किया गया। वो जो अचानक जो तलाक 1 मिनट में 3 बार बोल दिया जाता है उसको समाप्त किया गया। तो ये सिर्फ एक दिखावा है। और ख़ास करके जो हिंदू ईसाई के जो या फिर और जो भी जैन हैं, बौद्ध हैं, उनमें जो है वो विवाह की जो रीति है, जो विवाह का जो अपनाते हैं, इसमें एक ही विवाह की अनुमति है। लेकिन बहुत से लोग मुस्लिम धर्म अपना करके अपने 1 से 2-3 शादियाँ करते हैं। तो इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और महिला सशक्तिकरण की जो बात करती है सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात करती है सरकार, उनके पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि कितने इनके पार्टी में दुष्ट लोग घुसे हुए हैं। चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, ब्रजभूषण शरण हो, या फिर कुछ दिन पहले जो कोई साधु, तो मुझे नाम नहीं आ रहा है, कि नाबालिग लड़की से मालिश कराते हुए पकड़ा गया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो शादी के बाद ही अगर 1-2 करता है वो कानूनन उसी पर कार्रवाई हो। इसमें भी संशोधन किया जाना चाहिए कि इस तरह की जो हरकतें करते हैं या करने पर उतारू हैं उन पर भी कार्रवाई हो और होनी भी चाहिए। और संशोधन करते हुए कानून में बहुत तरह के प्रावधान करने की ज़रूरत है। सिर्फ दिखावा पर प्रावधान से नहीं हो जाएगा, कानून बनाने से नहीं हो जाएगा। कानून को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अनुच्छेद 44 को सफल बनाना है तो पहले अपने आप को एक नैतिक या आचरण युक्त कानून बनाने की ज़रूरत है, ताकि उसमें सब चीज़ आ जाए। और सिर्फ बड़े बड़े बात करने से नहीं होगा, वोट लेने से नहीं होगा, अब सिर्फ वादा पूरा करने से नहीं होगा। इसकी जड़ में जाने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो दलित महिलाओं के साथ जो दबंग लोग जो उत्पीड़न करते हैं और कितने
गंदे गंदे हरकतें करते हैं कि एक एनसीआरबी का रिपोर्ट आया था कि पर डे इंडिया में कम से कम 50 से 100 दलित महिलाओं की ये रेप किया जाता है। ये ऑन रिकॉर्ड तो वो 4 ही बताते हैं, लेकिन इससे कम से कम हज़ारों डेली होता है। इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि समान सिविल संहिता की जो बात कर रहे हैं, तो समान सिविल संहिता सब पर लागू हो, उसको उसके पूर्व का भी कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि मान लिया जाए कोई कमज़ोर आदमी अगर कुछ भी नहीं करता, उसको अब जेल में डाल दे रहे हैं, मजबूत बहुत तरह की घटनाएं का अंजाम दे रहा है, उसको आप छुट्टा छोड़ रहे हैं। ये पहले अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है, नियम संहिता एक समान हो, समता का सबका गुमान हो, हर मजहब का मान रहे पर पहला मजहब संविधान। मेरे कहने मतलब है कि सबको अपने धर्म पर गुमान करना चाहिए, होनी भी चाहिए, अपने धर्म को पालन भी करना चाहिए, लेकिन पहला जो धर्म है या मजहब है संविधान बनाना चाहिए, क्योंकि संविधान जब एक होगा तभी समान सिविल संहिता लागू होगा। ये चलते सिर्फ बड़े बड़े वादा करने से, ये करने से नहीं। अब ये जानबूझ के सरकार नहीं चाहती कि समान सिविल संहिता को लागू किया। उसका कारण है कि आप आदिवासी क्यों अलग कर रहे हैं और कम्युनिटी को हो सकता है कि बहुत से क्यों अलग कर रहे हैं, ताकि विवाद बढ़े, ये बढ़े और ये अपने पर ब्लेम नहीं लेकर के दूसरे विपक्षी पार्टी पर डाल दी जाए कि इन लोग लागू करने नहीं देते। अगर आप समान सिविल संहिता की बात कर रहे हैं तो समान सिविल संहिता सबके लिए एक हो, जो मैं बोला कि सबके लिए पहला जो मजहब वो संविधान हो, एक हो, सबको गुमान हो, ये समान सिविल संहिता पर, संविधान पर, कि मेरे लिए भी कुछ इसमें किया गया है।